बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की बमबारी। जी हां, इजरायली हमले में 6 इमारतें तबाह हुई हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। दाहिया में आईडीएफ ने किया है बड़ा हमला। तो दाहिया में बड़ा अटैक, 6 इमारतें इजरायल के इस हमले में तबाह हुई। उन्नीस में इजरायल और सीरिया के बीच सुल्तान याकूब लड़ाई हुई थी। अब 42 साल बाद फिर से इजरायल और सीरिया में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अरब में सुल्तान याकूब जंग का खतरा अब मंडराया है जब इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया में जबरदस्त बमबारी शुरू की है। इजरायल ने अब सीरियाई हिजबुल्लाह को तबाह करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। इसी के बाद माना जा रहा है कि अब इजरायल और सीरिया के बीच किसी भी वक्त विध्वंसक जंग छिड़ सकती है। लेबनान के साथ साथ अब सीरिया की धरती भी जल रही है। इजरायल ने लेबनान की तरह ही सीरिया में भी बमबारी शुरू कर दी। ऑपरेशन सीरिया के तहत इजरायल सीरियाई हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया के दमिश्क में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ की बमबारी में 2 अपार्टमेंट धराशायी हो गए। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर सलीम जमील मारा गया। जमील पर अमेरिका ने 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 8 और कमांडर मारे गए। सीरिया में इजरायली सेना के हमले अब बहुत तेज हो गए। इस बात का सबूत बमबारी के आंकड़े पेश कर रहे हैं। ACLED यानी आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा की रिपोर्ट है कि बीते 1 साल में इजरायल ने सीरिया पर हमले बढ़ा दिए हैं। सात अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2024 तक इजरायल ने सीरिया में 261 हवाई हमले किए। 95 हमले सीरियन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए और 23 हमले IRGC के ठिकानों पर। सीरिया पर हमले तेज हुए तो ईरान और उसके प्रॉक्सी बौखला गए। ईरानी प्रॉक्सी ने सीरिया के अल उमर में अमेरिकी सैन्य बेस को ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की। अमेरिकी बेस के पास कई धमाके रिपोर्ट हुए। ईरान तो इजरायल पर इतना भड़क गया है कि उसने इजरायल को बर्बाद करने की धमकी दे दी है। IRGC के डिप्टी चीफ मोहम्मद जफर असादी ने कहा है, ईरान इजरायल को ऐसा दंड देगा जिससे वो सदियों तक याद रखेगा। अब सवाल यह है कि आखिर सीरिया में इजरायल की बमबारी तेज क्यों हो गई है? ऑपरेशन सीरिया के पीछे नेतन्याहू और उनकी सेना का प्लान क्या है? तो सीरिया में इजरायल के हमले क्यों तेज हो गए हैं, अब इसे समझिए। सीरिया में हिजबुल्लाह का बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को सीरियाई हिजबुल्लाह कहा जाता है। दमिश्क, अलेप्पो, दरा और कुन्नेत्रा में हिजबुल्लाह का गढ़ है। इजरायल हिजबुल्लाह के इसी गढ़ को ध्वस्त कर रहा है और इन चारों जगहों से लेबनानी हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई भी होती है। ईरान अपने वेपन कॉरिडोर के जरिए लेबनान में हथियारों की सप्लाई करता है। सप्लाई चेन को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का संरक्षण प्राप्त है। बशर अल असद के लिए सीरियाई हिजबुल्लाह सिविल वॉर लड़ता है। हिजबुल्लाह से बशर अल असद के अच्छे रिश्ते हैं। नेतन्याहू इसी बात से भड़के हुए हैं। इजरायल न सिर्फ सीरिया में भीषण बमबारी कर रहा है, बल्कि उसने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को धमकी दे दी है। कि हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई रोकने में
बशर अल असद ने सहयोग नहीं किया तो नसरल्लाह की तरह उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। नेतन्याहू की सेना ने असद को खत्म करने की धमकी इसलिए दी है क्योंकि ईरान बशर अल असद के जरिए ही प्रॉक्सी मिशन चलाता है। सीरिया पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराया तो ईरान फौरन एक्शन में आ गया। ईरान ने इजराइल पर साइबर अटैक करके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान इजराइल के खिलाफ कई देशों को इकट्ठा कर रहा है। इसके लिए कूटनीति का सहारा लिया जा रहा है। ईरान के इसी कूटनीति के तहत सऊदी अरब के सेना अध्यक्ष तेहरान पहुंचे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने फोन पर सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सुल्तान से बात की। माना जा रहा है कि ईरान सऊदी अरब को अपने साथ लाना चाहता है। माना जा रहा है कि सीरिया में इजराइल के ऑपरेशन से भड़का ईरान इजराइल से बदला ले सकता है। ईरानी हमले का खतरा बढ़ा तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परमाणु बंकर में पहुंच गए। नेतन्याहू अब इसी बंकर से अपना दफ्तर चला रहे हैं। इसी बंकर से नेतन्याहू ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। बातचीत के बाद नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य साफ है, हम दुश्मनों का खात्मा करके ही रहेंगे। ईरान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अरब में B-52 बॉम्बर की तैनाती बढ़ा दी है। 2019 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका ने अरब में इतनी बड़ी तैनाती की है। अगर ईरान ने इजराइल को दहलाने की गुस्ताखी की तो अमेरिका एटमी बॉम्बर से ईरान और उसके प्रॉक्सी पर हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इजराइल के हाइफा में रॉकेट से हमला, हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। विस्फोट की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। इधर रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और यह माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। हालांकि क्रेमलिन ने खबर का खंडन किया है, लेकिन खबर के सुर्खियों में आने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेट्स्क को तेज कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने समझौते से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बनाई है। देखिए क्या है पुतिन का नया यूक्रेन प्लान और कैसे यूक्रेन पर हमले किए गए। ट्रंप की जीत के साथ जैसी आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरफ बढ़ती दिख रही है। जब रूसी सेना यूक्रेनी मोर्चों पर बारूद बरसा रही है, जब यूक्रेन के डोनेट्स्क को कब्जा करने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक मीम पोस्ट करके ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया है। मीम में ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं और चेहरे पर चिंता के भाव हैं। और उसके बाद ज़ेलेंस्की के सिर पर डॉलर बरसने लगते हैं। जूनियर ट्रंप ने मीम के कैप्शन में लिखा है POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप डॉलर भत्ता बंद होने से 38 दिन दूर हो।
20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ रुपयों की मदद बंद हो सकती है, यानी जंग में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। घटनाक्रम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस बीच रिपोर्ट यह भी है कि ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत भी हुई है। 10 नवंबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच समाधान पर भी बात हुई है। तो क्या यूक्रेन युद्ध विराम का ब्लूप्रिंट पुतिन और ट्रंप के बीच तय हो चुका है? इस बातचीत के बाद ही यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने कुरोखोवो के मोर्चे पर फैब 1500 बम से हमला किया। इसके साथ ही रूस के 8 Tu-95 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और बम हमले किए। रूसी सेना ने एक बार फिर ओडेसा पर बारूद बरसाया। रूस की MiG-31 स्क्वाड्रन ने भी यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले किए। कीव पर हमलों की आशंका से लोगों को अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। ज़ेपोरिज़िया पर रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। मैकोलेव में रूस के ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप युद्ध विराम का मसौदा सार्वजनिक कर सकते हैं। पोलैंड सरकार की रिपोर्ट है कि ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही अपने यूक्रेन प्लान का ऐलान करने वाले हैं। इस शांति प्रस्ताव के सार्वजनिक होने से पहले ही पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेट्स्क को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है, यानी पूरे डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा जमाना, ताकि शांति वार्ता डील में यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। रूसी सेना ने इसी क्रम में कुराखोवो पर हमले तेज कर दिए हैं और इसे यूक्रेन जंग का नया बाखमुत कहा जा रहा है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. बाखमुत की जंग करीब 8 महीने चली थी और इसमें यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा जवान मारे गए थे। अंत में रूस ने यह शहर जीत लिया था। रूसी सेना ने कुराखोवो को 3 तरफ से घेर लिया है। डोनेट्स्क के इस शहर से रूसी सेना 3 किलोमीटर दूर है। कुराखोवो पर आर्टिलरी, मोर्टार और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। कुराखोवो में 700 से 1000 आम नागरिक ही बचे हैं, बाकी सब शहर छोड़कर जा चुके हैं। बचे हुए लोग अपार्टमेंट के बेसमेंट में दिन काट रहे हैं। नागरिक सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कुराखोवो का नियंत्रण यूक्रेनी सेना के हाथ से निकलने वाला है। अगर रूस ने कुराखोवो की जंग जीत ली तो पूरे डोनेट्स्क पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। कुराखोवो से पहले रूसी सेना पोक्रोवस्क को जीतकर हाईवे 5320 से यूक्रेन का कनेक्शन काट चुकी है और यूक्रेनी सेना के लिए रसद और हथियारों की सप्लाई करीब करीब बंद हो चुकी है। कुराखोवो जीतते ही डॉनबास का पूरा क्षेत्र रूस के कब्जे में होगा और पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम लागू होने से पहले पूरे डॉनबास को जीत लिया जाए। ट्रंप पुतिन के बीच क्या डील हुई है, इसकी ठोस जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन दोनों की बातचीत के बाद बाइडेन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।
बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात 13 नवंबर को होनी है। बाइडेन इस औपचारिक मुलाकात में यूक्रेन को मदद जारी रखने का मुद्दा उठाएंगे। बाइडेन की कोशिश है कि यूएस कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर सहमत किया जाए। बाइडेन का मानना है कि यूक्रेन को मदद बंद हुई तो यूरोप में अस्थिरता बढ़ जाएगी। अमेरिका के इस कदम से रूस के पड़ोसी नेटो देश भी भड़क सकते हैं और इससे नेटो एकता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ट्रंप अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप चुनाव प्रचार में भी कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की हर दौरे पर सैकड़ों करोड़ डॉलर ले जाते हैं। ट्रंप के इसी रुख से माना जा रहा था कि वो यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे और अब ट्रंप जूनियर के मीम, ट्रंप पुतिन की बातचीत और डॉनबास रीजन में बढ़ाए गए हमले इसकी आशंका और बढ़ा रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन के सिर से हाथ खींचा तो युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। रूस ने कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से आजाद करवाने के लिए नया ऑपरेशन छेड़ दिया है। रूस और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को तीन तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के लिए मुश्किल यह है कि रूसी और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स के सामने सरेंडर का विकल्प भी नहीं छोड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेनी सेना का खात्मा होना तय है। मुश्किल यह है कि पहली बार नाटो ने भी अपनी बेबसी जाहिर कर दी। रूस के कुर्स्क में जो कुछ हो रहा है वो महाजंग की वजह बन सकता है। कुर्स्क की लड़ाई 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से बदल गई है। कुर्स्क में दाखिल हुई ज़ेलेंस्की सेना दो तरफ से घिर गई है। कुर्स्क की धरती यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान बनने जा रही है। रूस के लिए किम की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा और विध्वंसक संग्राम छेड़ दिया है। यूक्रेन ने अपनी सेना को बचाने के लिए उत्तर कोरिया के सैनिकों पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। हमले के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को यूक्रेन ने जारी किया है। यूक्रेन अब कुर्स्क में रूस के लिए जंग लड़ रही उत्तर कोरिया की सैन्य टुकड़ी को टारगेट कर रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ड्रोन हमले के बाद उत्तर कोरिया का एक सैनिक जख्मी हो गया। उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक कुर्स्क में रूस के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कुर्स्क में किम सेना की एंट्री के साथ ही यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को कई मोर्चों पर घेर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में घुसे 15,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेन की जो टुकड़ी बची है उसे उत्तर कोरिया के सैनिकों ने दो तरफ से घेर लिया है। यूक्रेनी फोर्स को घेरने के साथ ही उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी है। इस तरह ज़ेलेंस्की के सैनिक न सिर्फ घिर गए हैं बल्कि निहत्थे भी हो गए हैं। कुर्स्क में अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेनी फोर्स के पास अब सरेंडर करने का विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के स्पेशल कमांडो ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। ये संहार तब शुरू हुआ जब कुर्स्क में किम के हजारों सैनिक पहुंच गए।
पुतिन ने अपनी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी आदेश दे दिया है कि कुर्स्क से यूक्रेनी फोर्स को पूरी तरह से खत्म करें। पुतिन ने उत्तर कोरिया से हजारों स्पेशल कमांडो इसी मिशन के लिए बुलाए हैं। ट्रंप के साथ शांति समझौते पर बात होते ही रूस ने कुर्स्क को आजाद कराने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कुर्स्क में 50,000 सैनिकों की फौज उतारने की तैयारी की है। इनमें से 11,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक हैं। रूस अफ्रीकन और क्यूबन मर्सिनरीज को भी ट्रेनिंग दे रहा है। आने वाले वक्त में इन्हें भी मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। रूस के खतरनाक प्लान के सामने नेटो भी लाचार है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि अगर रूस के पास परमाणु हथियार न होते तो हम यूक्रेन में सेना भेजते। नेटो सेना नहीं भेज सकता है, लिहाजा वो यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। सच यह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना खात्मे के बहुत करीब है। उसका बचना असंभव सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा में संपूर्ण संहार पर तुले बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में बेंजामिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को आदेश दिया है कि उन तमाम ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। बेंजामिन की जिद से रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की जा रही है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध नीति का विरोध अब इजरायल के अलावा दूसरे देशों में भी होने लगा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जहां फिलिस्तीन समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। गाजा में इजरायल के भीषण हमले जारी हैं। हमास ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। साथ ही उन ठिकानों को बुलडोजर से खंडहर बनाया जा रहा है जहां हमास लड़ाकों के छिपे होने का अंदेशा है। राफा से एक तस्वीर आई है जिसमें एक 4 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। पहले बम गिराए गए, फिर इमारत को खंडहर बना दिया गया। ये उसी का वीडियो है। जबालिया में भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिससे घबराकर हमास लड़ाके सरेंडर कर रहे हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं 100 से ज्यादा लड़ाके लाइन लगाकर हाथ उठाकर सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने पहले सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर का सिग्नल दिया, जिससे IDF ने हमले रोककर सभी लड़ाकों का आत्मसमर्पण कराया। IDF का दावा है कि उसने जबालिया में 2000 से ज्यादा हमास लड़ाके मार गिराए हैं। इसके अलावा गाजा में एयर स्ट्राइक में कई लड़ाके भी मारे गए। PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का एक बड़ा कमांडर भी मारा गया। इसी तरह के हमले लगातार किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की जिद है हमास का संपूर्ण खात्मा करने के बाद ही इजरायली सेना को वापस बुलाया जाएगा। बेंजामिन के आदेश पर गाजा में भीषण हमले हो रहे हैं, जिसमें बेकसूरों की जान भी जा रही है। बेंजामिन के युद्ध नीति का इजरायल के अलावा दुनिया भर में भी विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क से आई हैं, जहां इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ठीक उस होटल के सामने विरोध करते रहे जहां इजरायली प्रधानमंत्री आइजैक हरजोग ठहरे हुए हैं। एम्स्टरडैम में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए, इजरायली झंडे भी फाड़ दिए। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जहां एक इजरायली ने झंडा दिखाया तो फिलिस्तीनी समर्थक ने उससे झंडा छीन लिया। हालांकि इजरायल ने कहा है कि दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ नफरत का कैंपेन चलाया जा रहा है।
इस पर संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया है कि दुनिया में नफरत की कोई जगह नहीं है, सभी तरह का विरोध रोका जाना चाहिए। इधर चीन का नया यूसीवी मिसाइल कैरियर अब दुनिया के सामने आ चुका है। चीन ने अपने एयर शो के दौरान इसकी पहली झलक दिखाई। इसे समंदर में चीन के विस्तारवादी मंसूबों से जोड़कर देखा जा रहा है। समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ता यह चीन का नया हथियार है, एक ऐसा यूसीवी जो एक अनमैन्ड सरफेस व्हीकल से कहीं आगे है तो किसी वॉरशिप से कम नहीं। जुहाई में चीन का एयर शो जारी है, जहां चीनी वायुसेना अपने फाइटर जेट और एयर पावर को दिखा रही है। इसी एयर शो में चीन ने अपने सबसे बड़े अनमैन्ड सरफेस व्हीकल की पहली झलक दुनिया को दिखाई। चीन के यूएसवी का नाम जारी यूएसवी ए है, जिसे ऑर्का यानी किलर व्हेल भी कहा जाता है। चीन के इस किलर व्हेल की लंबाई 190 फीट है, यह 75 फीट चौड़ा है, इसका वजन 420 टन है, रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे है। किलर व्हेल चीन का सबसे बड़ा ड्रोन युद्धपोत है। ड्रोन युद्धपोत इसलिए क्योंकि इसमें एक पानी के ड्रोन और युद्धपोत दोनों की खासियत है, यानी ये काम एक ड्रोन की तरह करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे एक युद्धपोत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल इसे चलाने के लिए किसी क्रू की जरूरत नहीं होती। इसमें दुश्मन पर हमले के लिए रॉकेट, एंटीशिप मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इस पोत के पिछले हिस्से में एक हेलीपैड भी बनाया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर लैंड और टेक ऑफ कर सके। ये एक खोजी जहाज के तौर पर भी काम कर सकता है। अपनी खूबियों की वजह से चीन ने इसे एक सर्वांगीण योद्धा बताया है। चीन का दावा है कि ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस ड्रोन युद्धपोत में ना हो। चीन ने एयर शो में न सिर्फ अपनी सबसे बड़े ड्रोन युद्धपोत को दिखाया, बल्कि उसके लिए नेवी हेलीकॉप्टर Z-20J की भी पहली झलक दिखी। एयर शो में चीन के 3 Z-20J नेवी हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। ये अपने साथ सैन्य वाहन लेकर जाते नजर आए। दरअसल ये चीनी हेलीकॉप्टर Z-20 का नेवल वर्जन है, जिसे हाल ही में तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि चीन ने इसे अमेरिका के MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर की तरह ही तैयार किया है। इसे चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग भी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया है। आईडीएफ ने कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो जारी किया। इधर खामनेई ने धमकी दी है, अगर इजराइल गाजा में युद्ध विराम नहीं करता है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकता तो उसे भारी तबाही के लिए तैयार रहना होगा। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करेंगे। इस्लामिक रेसिस्टेंस को हमले की कमान सौंपी गई है, जिससे सीरिया और इराक का फ्रंट भी खुल गया है। यानी अब इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के जाल में घिर गया है। भीषण हमले शुरू हो गए हैं। इस नए पैटर्न के युद्ध का मुकाबला करने के लिए इजराइल में सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें पेंटागन को भी शामिल किया गया है। इजराइल ने ईरान को दहलाया। इजराइल ने लेबनान में तबाही मचाई। इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया। इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की। इसके अलावा वेस्ट बैंक से लेकर यमन तक मिसाइलें दागी। ये तमाम हमले ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर किए गए। लेकिन इजराइल के ऐसा करने से अरब में महायुद्ध का ट्रिगर दब चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू की जिद कहीं इजराइल को जहन्नुम ना बना दे, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुस्से से भरे हुए हैं। वो कभी भी इजराइल में तबाही का विस्फोट कर सकते हैं। उनका हमला करने का पैटर्न समझिए। इजराइल की घेराबंदी करके हमला कर सकते हैं। इजराइल के बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठ कर सकते हैं। इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकते हैं। इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकते हैं।
और सबसे विध्वंसकारी है कि इराकी रेजिस्टेंस आत्मघाती हमला भी कर सकते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इजराइल को दहलाने के लिए ईरान ने मिसाइलों की खेप ईरान समर्थित संगठनों को दे दी है। इसी वजह से इजराइल पर पिछले कुछ दिनों में मिसाइल अटैक हो रहे हैं। खासतौर से इजराइल के पोर्ट टारगेट पर हैं, जहां बड़े हमले किए जा रहे हैं। खमेनी ने बहुत सोच समझकर ईरानी प्रॉक्सी का एकीकरण कराया है, जिससे इजराइल को प्रॉक्सी के जाल में उलझाया जा सके। इसके पीछे की दो बड़ी वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने धमकी दी है कि जल्द से जल्द गाजा में युद्ध विराम कराया जाए, जबकि दूसरी वजह है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन रोका जाए, जिससे दोनों जगहों पर इजराइल पीछे हट सके। दरअसल इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि ईरान अब सीरिया में अपने ठिकानों पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है, जिससे इजराइल को बैकफुट पर लाया जा सके। यही वजह है कि इजराइल में कई जगह बड़े विस्फोट हुए, जिसमें रॉकेट और मिसाइल शामिल थे। जिन जगहों पर हमले किए गए उनके नाम सुन लीजिए: नेवल पोर्ट, एयर बेस, हथियार डिपो, मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर, प्रशासनिक इमारतें और खुफिया एजेंसियों के दफ्तर। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मानकर चल रहा है, अब सबसे ज्यादा हमले वही कर रहा है। गलीली शहर पर रॉकेट बरसाए, किरियत शेमोना में इमारत तबाह की, हाइफा टेक्निकल बेस पर हमले किए, साफेद पर भी रॉकेट दागे गए। इसके अलावा उत्तरी बॉर्डर पर कई जगह भीषण भिड़ंत हुई। अभी भी हालात काफी संजीदा हैं। अभी भी कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 70 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर हमले के लिए दागे गए। इसमें से गोलन हाइट्स पर कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने तबाही मचानी रोकी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल के 3 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए। अब इजराइल बदला लेने के लिए बेचैन हो रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए 2 फ्रंट खोल दिए हैं। पहले फ्रंट पर इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर गोलन हाइट्स पर मौजूद इजराइल के मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की घेराबंदी गोलन हाइट्स पर भीषण युद्ध शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के मिलिट्री पोस्ट, रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर पर हमले कर रहा है। 5 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वहां इस्लामिक रेजिस्टेंस उसकी मदद कर रहे हैं। 2 फ्रंट से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। गोलन हाइट्स फ्रंट पर इस्लामिक रेजिस्टेंस उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह अंडरग्राउंड मिसाइल साइट से हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने फादी और नस्र मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हाइफा टेक्निकल सेंटर पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिखाया है कि कैसे सुरंगों से हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, हूती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हूती ने लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमले किए, जबकि इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसमें तेल अवीव में बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि इजराइल ने दावा किया है कि मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी। इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं और इजराइल उन्हें रोक नहीं पा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वो समझिए। हमले के दौरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं रहे। इसके पीछे का कारण एक साथ कई रॉकेट हमले के लिए पहुंच रहे हैं, यानी हिजबुल्लाह हमले के लिए स्वाम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि इजराइल ने डिफेंस सिस्टम की प्रोग्रामिंग भी बदल दी है। अब डिफेंस सिस्टम सिर्फ खास जगहों को बचाने के लिए ही एक्टिवेट हो रहे हैं।
यानी आबादी की तरफ जाने वाले रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहे। इजराइल छोटे रॉकेटों के लिए डिफेंस सिस्टम में लगी बड़ी मिसाइलों को खर्च नहीं कर रहा है। इतना जरूर है कि रॉकेट स्ट्राइक से बचने के लिए रेड अलर्ट सायरन से लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दे दी जाती है, जिससे लोग सुरक्षित हो सके। जबकि इजराइल में लोगों ने परमानेंट बंकर भी बना लिए हैं। रॉकेट हमले रोकने के लिए इजराइल शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। इसकी एक्यूरेसी 90% है, यानी 1000 रॉकेट में 900 रोके जा सकते हैं। 100 तो फिर भी गिरेंगे ही। और हिजबुल्ला इसी पैटर्न पर हमले कर रहा है। वो एक साथ सैकड़ों रॉकेट भेजता है, उसमें से अधिकतर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाता है और हिजबुल्ला मिसाइलों से सैन्य ठिकानों पर हमले कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने एक के बाद एक 3 धमाके किए। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम तबाह। हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर रहा है। ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर इलाके से किए जा रहे हैं। यहां 1 अक्टूबर से इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इन हमलों के बाद इजराइल ने यहां बचे हिजब ठिकानों को ढूंढकर तबाह करना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईडीएफ के फाइटर जेट बीते 24 घंटे से लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के इन हमलों को हिजब के संपूर्ण संहार का अंतिम अध्याय माना जा रहा है। ये हमले हिजबुल्लाह के सर्वत्र संहार का दूसरा चरण है। इस बात की बुनियादी है कि लेबनान के दक्षिण से बेंजामिन हिज्ब का नामो निशान मिटाए बिना नहीं रुकेंगे। बीते 24 घंटे से आईडीएफ लेबनान के दक्षिणी हिस्से में बारूद बरसा रहा है। भीषण तबाही मचा रहा है। जिसकी वजह है इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी का वो ऑर्डर जिसमें हिज्ब के संपूर्ण संहार का ट्रेलर छिपा है। हर्जी हलेवी ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ाने के ऑर्डर पास कर दिए हैं। यानी अब ग्राउंड ऑपरेशन में लगे जवान अपनी पोजीशन से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। खतरे को कम करने के लिए आईडीएफ ने आगे के इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो अलामत का है, जहां इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। शहर में हर तरफ सिर्फ धूल, मलबा और खंडहर इमारतें नजर आ रही हैं। जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जबेल की तस्वीरें हैं। यहां भी इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ तबाही मच गई। इजरायली फाइटर जेट्स ने बेका में भी भीषण बमबारी की। यहां एक इमारत को टारगेट कर हमले किए गए। दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के 10 लड़ाके मारे गए। बीते 24 घंटे में इजराइल ने अलामत, जबेल और बेका में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 49 लोगों की मौत हुई है। करीब 31 लोग घायल हैं। सिर्फ अलामत में 23 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 7 बच्चे शामिल हैं। वहीं बेका में 26 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जिसमें 10 हिज्ब लड़ाके बताए जा रहे हैं। दरअसल इजरायली एयरफोर्स जल्द से जल्द उस जमीन को साफ कर देना चाहती है जहां आने वाले दिनों में इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस कदम रखेंगी, ताकि उन्हें ऑपरेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ाने की बड़ी वजह आईडीएफ की एक रिपोर्ट है, जिसे हाल ही में बेंजामिन सरकार के सामने पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में 1 अक्टूबर के बाद से दक्षिणी लेबनान में हुए ऑपरेशन की डिटेल है। इस रिपोर्ट में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया गया है।
दरअसल आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल बॉर्डर से लगते 40 किलोमीटर के इलाके में इजरायल का पूरा कंट्रोल है। तायर, नाबाती, खियाम, हसबया और चेबा में हिजबुल्लाह के संपूर्ण विनाश का दावा किया गया। आईडीएफ का दावा है कि 40 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह के 80% हथियार और ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के 2550 लड़ाके मारे गए हैं, वहीं 5000 लड़ाके घायल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से पहले हिजबुल्लाह के पास 5000 मीडियम रेंज रॉकेट थे, लेकिन अब उनकी संख्या 1000 से भी कम बची है। शॉर्ट रेंज रॉकेट की बात करें तो जहां पहले हिजब के पास 44,000 रॉकेट थे, वहीं अब 10,000 रॉकेट बचे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइलों का बड़ा जखीरा भी ध्वस्त हो चुका है। पहले हिजबुल्लाह के पास 1000 से ज्यादा गाइडेड मिसाइलें थी, लेकिन अब 100 से भी कम मिसाइलें बची। आईडीएफ की यह रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब हाल ही में हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के पास से इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए थे। इन हमलों में इजरायल के चेक पोस्ट और सीमा से लगते गांवों को दहलाया गया था। ऐसे में इजरायल ने एक बार फिर बॉर्डर के आसपास मौजूद इलाकों को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि 40 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से हिजबुल्लाह मुक्त बनाया जा सके। इस कड़ी में इजरायल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उसे बॉर्डर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह की बेहद सीक्रेट सुरंग मिली। इसकी तस्वीरें भी आईडीएफ ने जारी की। इजरायल का दावा है कि यह सुरंग हिजबुल्लाह ने एक कब्रिस्तान के नीचे बनाई थी और इसका रास्ता भी एक कब्र से होकर जाता है। 1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियारों की बड़ी खेप मौजूद थी। भारी संख्या में लॉन्चर और रॉकेट छिपा कर रखे गए थे। क्योंकि इस सुरंग को कब्रिस्तान में बनाया गया था, इसलिए इजरायली सैनिकों ने इसमें विस्फोट की जगह सीमेंट भरकर बंद कर दिया। पश्चिमी लेबनान से इजरायल एक हफ्ते में हर सुरंग को ध्वस्त करने के मिशन पर काम कर रहा है। ये नाबातीह की तस्वीरें हैं जहां इजरायल ने विस्फोटक लगाकर हिजब के सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। सिदोन में भी इजरायल ने हिजबुल्लाह की सुरंगें ध्वस्त कर दी। यहां मौजूद हिजब के हथियार भी तबाह कर दिए गए। इधर इजरायल ने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। इजरायल का दावा है कि उसे UNIFIL कमांड पोस्ट के पास हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर मिला है। ये ट्रेनिंग सेंटर कमांड पोस्ट से महज 200 मीटर दूर था। यहां रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार मिले हैं। हथियारों की जानकारी से जुड़ी किताबें भी बरामद की हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने इस तरह के दावों का खंडन किया है। उसका दावा है कि इजरायल UNIFIL पोस्ट में घुसकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। 1978 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना हुई थी। 2006 में UNIFIL की जिम्मेदारी थी कि इजरायली सीमा के पास हिजबुल्लाह एक्टिव ना हो, इस इलाके में हिजबुल्लाह अपने नए बेस ना बना सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इजरायल चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को यहां से पूरी तरह से हटाया जाए और इस इलाके का कंट्रोल अमेरिका अपने पास रखे, ताकि बेंजामिन हिजबुल्लाह के संपूर्ण सर्वनाश का प्रण पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।